जय हिंद साथियों। आज हम लोग शिक्षा में नवाचार, एजुकेशनल इनोवेशन, परिवर्तन, बदलाव देखेंगे। थोड़ा सा नवाचार के बारे में कि नवाचार क्या होता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वस्तु में, किसी भी परिस्थिति में जब परिवर्तन होता है तो उसको नवाचार कहते हैं। तो शैक्षिक नवाचार का टॉपिक है भाई, शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा उसको हम शैक्षिक नवाचार, बदलाव होगा, उसकी जो विधियाँ होंगी, जो उसकी गतिविधियाँ होंगी, जो उसके पाठ्यक्रम होंगे, उसमें जब परिवर्तन होगा। जैसे आप देखेंगे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की बात आती है तो भाई शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जैसे जॉन डीवी ने कहा था, शिक्षण ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक होता है, शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। तो शिक्षक शिक्षार्थी दोनों तो एक दूसरे को भाई पढ़ाने का, लेकिन पाठ्यक्रम उसका जो होगा उसमें अब जैसे 1975 में जो एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, फिर उसके बाद 88 में आए, फिर 2000 में आए, अब 2005 में जो आई, अब देखें फिर 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आ रही है, इसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तन होगा और होने जा रहा है। 2021-22 में लागू होने वाली थी, कोरोना की वजह से नहीं लागू हो पाई, लेकिन 23 या 24 तक ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। तो जब जब ये समाज में परिवर्तन होता है या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन होना जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर वो जो है एक डिसबैलेंस हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। जैसे आप कृषि के क्षेत्र में देख लें, कृषि के क्षेत्र में पहले क्या था, कैसे लोग, कितने पैदावार कम होती थी, लेकिन कृषि के क्षेत्र में इतनी प्रगतियां हुई, इतनी उन्नति हुई, चाहे बीज हो गए, चाहे यंत्र आ गए, कृषि यंत्र आ गए, तो हरित क्रांतियों के जैसे जैसे भी लोगों ने रिसर्च किया और तो आ गए। आज वही उतनी ही ज़मीन है और उसी ज़मीन में लोग, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, कई गुना जनसंख्या बढ़ गई है, फिर भी लोगों को अनाज भरपेट हो जा रहा है और बच भी जा रहा है। कोल्ड स्टोर में इतना इतना अनाज है कि मतलब काफ़ी दिन तक जो है वो खा सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसको कहते हैं बदलाव, परिवर्तन, इंग्लिश में इनोवेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है नवाचार का कि नवधन आचार, यानी नव मीन्स नया, आचार मीन्स आचरण या उसके व्यवहार या बदलाव, मतलब उसे परिवर्तन, उसके विचार में, उसके आचरण में जो परिवर्तन हो जाएगा उसको कहेंगे नवाचार। इसको इंग्लिश में कहेंगे इनोवेशन। इनोवेशन इनोवेट शब्द से बना है। इनोवेट शब्द का भी अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव, चेंजिंग। तो इस तरीके से इसके ये अर्थ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो होती है कि इसके प्रकार होंगे। एक पहला प्रकार है कि समस्या संबंधी जो है इनोवेशन, नवाचार। एक जो है सामाजिक संबंधी इनोवेशन। जब कोई समस्या आती, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे शैक्षिक समस्या हो, चाहे राजनीतिक समस्या हो, उस समस्या से संबंधित जब कोई इस तरीके की आती है दिक्कतें, तो उसमें जब परिवर्तन कर दिया जाता है तो समस्या संबंधी हो जाता है वो नवाचार। अब जो सामाजिक संबंधित, समाज से जो लगी हुई चीज़ें हैं, उसमें जब कोई समाज जाती है समस्या, तो उससे जब परिवर्तन किया जाए, तो समाज के हित की बात होती है, तो वहाँ पर जो परिवर्तन होता है तो उसको सामाजिक संबंधी वो जो है नवाचार कह दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें डिटेल में बहुत वो नहीं है भाई, समाज से लगा हुआ और जो समस्याएं हैं वो समस्या दोनों हालांकि एक दूसरे से लगी हुई हैं, भाई समाज की ही समस्याएं हैं। तो सामाजिक समस्याएं और जो है चाहे किसी प्रकार की समस्याएं हो, तो उसमें जब परिवर्तन होगा तो उसको कहेंगे वो सामाजिक नवाचार या सामाजिक समस्या संबंधी नवाचार। इसके पद है, रोजर्स नामक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 5 पद बताए। पहला कहा संज्ञान, दूसरी अभिरुचि, तीसरा मूल्यांकन, चौथा प्रयोग परीक्षण और 5वां अभिग्रहण। अब देखिए संज्ञान, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। संज्ञान में जैसे किसी चीज़ को जानना, जैसे आप किसी चीज़ में परिवर्तन लाने की बात अगर सोच रहे हैं तो पहले चीज़, उस चीज़ को आप जानेंगे, फिर उसके बाद जब उसको जान जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर उसमें रुचि लेंगे। हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि ख़राब है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद अब रुचि लेने के बाद उसका आता है मूल्यांकन करना। फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, यार कितने की है, कैसी है ना। फिर इसकी क्या
फंक्शन, फिर उसका प्रयोग और परीक्षण करेंगे भी, उसको चला करके भी थोड़ा सा देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर उसके बाद अगर अच्छी है, आपके मन पसंद है तो उसको ले लेंगे, अगर अच्छी नहीं हो तो उसको अभिग्रहण नहीं करेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मोबाइल का ही ले लें आप। जैसे मोबाइल की दुकान पर जाएंगे तो पहले आपके दिमाग में ये संज्ञान बने रहेगा कि हमको मोबाइल लेना है, संज्ञान की बात है, फिर उसमें रुचि लेंगे। हाँ भाई, एक दूसरे को मोबाइल किसी के हाथ में देख लिया और उसके बाद थोड़ा सा रुचि देखें, यार कौन सी मोबाइल है, क्या है। फिर मूल्यांकन करेंगे, दुकान पे जाएंगे तो पूछेंगे भैया कितने की मोबाइल है, कैसी है, कितने जीबी की है, कितना रैम है, ये सारी चीज़ें उसका मूल्यांकन करेंगे। फिर उसको ले करके चलाएंगे भैया, कैसे कैसे इसके फंक्शन वगैरह हैं, सारी चीज़ें उसका प्रयोग और परीक्षण करें। फिर उसके बाद जो है वो अगर आपको पसंद आ गई तो उसको अभिग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से परिवर्तन, या किसी भी क्षेत्र में, चाहे मान लीजिए आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई चीज़ काम करना चाह रहे हैं, तो जो भी परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो वो परिवर्तन आप उसके ये 5 स्टेप से होकर ही गुजरेगा, जिसे वो पद हो जाएंगे। फिर उसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो आप देखें कि वही परिवर्तन करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, भौतिक, ये सारे परिवर्तन जो है, जो आप शिक्षा के क्षेत्र की बात आ रही है तो शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा वही शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य हो जाएंगे, उसकी विशेषता हो जाएंगी, उसके जो महत्व हो जाएंगे। अब होगा क्या कि भाई अध्यापन की नई तकनीक का प्रयोग किया जाए। जो तकनीकियाँ पहले आती थी, जैसे पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, आदर्शवादी व्यवस्था थी, आज उस समय पहले क्या कि अध्यापक केंद्रित व्यवस्था थी। आज की व्यवस्था जो बाल केंद्रित व्यवस्था है, आज प्रकृतिवादी व्यवस्था है। आज सभी लोगों को जो है करके सीखना, हस्तपरक शिक्षा दी जा रही है। पहले होता था भाई नहीं, ऐसे मौखिक वृत्तियों के द्वारा जो उनको पढ़ाया जाता था, लेकिन अब करके सीखना, कर लर्निंग बाय डूइंग वाली व्यवस्था आ गई है। तो अध्यापन की नई नई तकनीकियाँ व्यवस्थित की जाए। जैसे आज देखें लें कि हम लोगों के समय में, थोड़ा सा ही कुछ साल पहले की बात है, कैसी व्यवस्था थी, जो सिलेबस वगैरह थे, जो सिलेबस हम लोग जो है हाई स्कूल में पढ़े, आज वही सिलेबस बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितना परिवर्तन हो गया। वही कहना ना, जो पाठचर्या बनी, जैसे पहले की पाठचर्या क्या कुछ और थी, आज की पाठचर्या, अध्यापन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितना परिवर्तन आया। उसकी गतिविधियों के उसकी क्रियाविधियों के माध्यम, उसके सिलेबस में, उठ के पाठ्यक्रम में शिक्षकों को नई नई ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस तरीके से शिक्षक, पर्याप्त विद्यालय भवन बन गए, पर्याप्त अध्यापक हो गए, पर्याप्त वहाँ सारी सुविधाएँ हो गई, डेस्क बेंच की व्यवस्था हो गई, इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था हो गई, सारे ट्रेन अध्यापक आने लगे, उसके एग्ज़ाम अच्छे अच्छे लिए जाने लगे कि भाई जो क्वालिफाई करेगा वही अध्यापक बनेगा। तो ये अध्यापन की जो है नई तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा तो सब शिक्षा में नवाचार होगा, शिक्षा में बदलाव आएगा। अध्यापक का पारिश्रमिक जो है मिले, पहले क्या होता था, बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था, तो अध्यापक जो है को लोग जो है हेट दृष्टि से देखते थे। लेकिन ये हुआ कि नहीं, अध्यापक को भी उसके कार्य के अनुसार जो पारिश्रमिक मिले, क्योंकि उसको पारिश्रमिक मिलेगा तो वो भाई अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेगा और वो भी मेंटेन होकर के पढ़ाएगा लिखाएगा, और वो लगेगा कि यह भी एक जो है सम्मानजनक पद है। अध्यापक का पारिश्रमिक मिले, विद्यालय प्रशासन में अनुकूल परिवर्तन हो। भी विद्यालय प्रशासन जो होता है वो पूरी व्यवस्था को, विद्यालय की सारी व्यवस्था को, कि भाई कौन कार्य करेगा, एक पूरा जो है प्रिंसिपल मैनेजर से लेकर के एक प्यून तक के सारे स्टाफ जो में एक सामंजस्य बना रहे, और बच्चों को बैठने के, बच्चों के लिए भी सभी लोग जो है उनके जो सारी व्यवस्थाएं हों, पढ़ाने लिखाने के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था हो, खेलने के लिए फील्ड की व्यवस्था हो, गेम टीचर हों, सुबह प्रार्थना की व्यवस्था हो। इस तरीके से सारी व्यवस्थाएँ अगर प्रशासन कर रहा है तो उसमें ज़रूर परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन हो भी रहा है, आप देख रहे हैं कि तमाम परिवर्तन हो रहा है। उसी परिवर्तन की देन है कि आज सभी लोग जो है इतने खुशहाल हैं, हर चीज़ में संपन्न हैं, कितना आगे जो है विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। अब सरकारें भी उस तरीके के सपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से अतीत और वर्तमान में जो अंतर है, ये भाई कह रहा है कि यही इसका है कि अतीत में जो चीज़ें थी और वर्तमान में वो चीज़ें जो है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहा था। पहले कुछ और था, आज कुछ और है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में देख लें, चाहे आप जो है किसी स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लें, चाहे इंटरटेनमेंट, चाहे मनोरंजन के क्षेत्र में देख लें। तो इन क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसी को नवाचार कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन, अब समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। पहले के लोगों की व्यवस्थाएं थी, छुआछूत, भेदभाव, जात पात, धर्म, लिंग, इस तरीके के आधार लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल दूर दूर हुआ करते थे, इस सारी व्यवस्थाएं थी। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ, इस सारी परिवर्तन को देख करके जो है वो
शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार होगा। आर्थिक परिवर्तन का भी बहुत बड़ा रोल है। भाई आर्थिक रूप से लोग कमजोर हुआ करते थे, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं अपने भूख को मिटाना, पेट की आग को बुझाना, तो लोग कार्य वगैरह करते थे, अपने बच्चों को लेकर के भी कार्य करने चले जाते थे। बच्चे छोटे छोटे ही होते थे तो उनको पढ़ने के लिए लगा दिया। अब नहीं, ऐसा नहीं भाई अब सबको भरपेट भोजन मिला, सरकारें भी अनाज वगैरह तो नहीं, तो आर्थिक परिवर्तन भी हो रहा है कि परिवर्तन करके जो है यानी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाया जाए, रुचिपूर्ण शिक्षा बनाई जाए। ऐसी गतिविधियों के माध्यम से टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको TLM कहते हैं, उसमें नई नई तकनीकियों के माध्यम प्रोजेक्टर लगा दिया जा रहा है, स्कूल में टीवी लगा दी जा रही है, स्कूल में लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, उसको टैबलेट बांटे जा रहे हैं, स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं कि हाँ भाई इस तरीके से बच्चे रुचिपूर्ण शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनमें परिवर्तन आएगा। जैसे जैसे हमारे समाज में परिस्थितियाँ बदल रही हैं, समाज की मांग है, तो ये व्यवस्था उनको देनी चाहिए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा रहा है कि सबके लिए शिक्षा हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, तो सबको शिक्षा दीजिए। किसी प्रकार का किसी के साथ विभेद न किया जाए। जैसे पहले देखिए विकलांग शब्द एक तरीके से हीन भावना का प्रतीक माना जाता था, तो उसको लोग जो है हमारे PM जी ने उसको दिव्यांग शब्द कह दिया। दिव्य एक शक्ति नहीं, शक्ति का अंग हो गया वो कि उसके अंदर कोई न कोई शक्ति है, तो उस तरीके से उतना वो नहीं है उसके अंदर, तो इस तरीके से मतलब कि सबके लिए शिक्षा कर दी है। नई सोच हो, भाई नई सोच हो, पॉजिटिव सोच हो कि हम करेंगे, अच्छा करेंगे। अगर कुछ करने के लिए ठान ली हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ आज देख लीजिए कि यूट्यूब के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें, जैसे आज हम लोग भी इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो ये नवाचार की ही देन है। नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे की सूचनाओं का आदान प्रदान कितनी जल्दी हो जा रहा है, लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए, वर्तमान परिस्थिति में सुधार हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके उद्देश्य हैं कि सुधार हो। फिर कह रहा है कुछ बाधाएँ भी हैं। क्या बाधाएँ भैया, ये देख लेंगे कि क्या व्यक्तित्व संबंधी बाधाएँ और सामाजिक या क्रियात्मक बाधाएं भी हैं। व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं हैं, जैसे देखें कि आत्मविश्वास का अभाव। जैसे कोई चीज़ आप नया करने चाह रहे हैं, अगर इस चीज़ को करने के लिए आत्मविश्वास का अभाव है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सोच रहे हैं कि अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पता चलेगा अरे यार इसके पहले तो कोई किया ही नहीं, मैं करने जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, तो उस चीज़ को आप नहीं कर पाएंगे। तो आत्मविश्वास पूर्ण होना चाहिए कि नहीं मैं करूँगा, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा। आप सोच रहे हैं कि मेरे गाँव में कोई तो IAS हुआ ही नहीं, मैं कैसे IAS बनूंगा। नहीं, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, आप सोचिए कि भाई कैसे लोग उसके आजकल तो तमाम मटेरियल मिल जा रहे हैं, नहीं किसी भी फोकस पे जाइए। आप कुछ भी करना हो तो उस पॉजिटिव सोच बना करके और आत्मविश्वास लीजिए। जब आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसे ने कहा था मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से आप किसी कार्य को करने के लग जाएंगे तो हम करेंगे IAS नहीं तो PCS रैंक के तो हो ही जाएंगे। अगर आप हम कह रहे हैं कि किसी भी टीचर ही बनना चाह रहे हैं, PGT वगैरह, या आप सब्जेक्ट की आए तो आप प्रोफेसर, आप अपना सब्जेक्ट कमांड तैयार कर रहे हैं, तो अगर प्रोफेसर नेट वगैरह नहीं तो आप PGT हो जाएंगे, प्रवक्ता हो जाएंगे, नहीं होंगे तो TGT तो हो ही जाएंगे भैया। तो इस तरीके से मतलब कि आप अगर सोच बनाएंगे तो कुछ न कुछ तो आप पा ही जाएंगे। बस ये सकारात्मक सोच है, ये कि नहीं कि पहले ही एग्जाम देने से पहले अरे हम फेल हो जाएंगे। पढ़ें, आप पढ़ें उसको ना, पढ़ें पहले, सिलेबस में से ना आएगा, कहीं बाहर से तो आएगा नहीं। जब आप पूरे सिलेबस को चार्ट डालेंगे, पूरे सिलेबस को एकदम टच कर डालेंगे तो कहाँ से आएगा, एग्जामिनर उसी में से बनाएगा। दिक्कत तो तब होती है जब बच्चे केवल गेस मार करके कि बस पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आया है, चौथा क्वेश्चन उसमें से आया, पांचवा क्वेश्चन में ना वही परीक्षा पढ़ लेते हैं। अब पता चलता है पूरा विकास होता नहीं है। और जब परीक्षा दे करके किसी कंपटीशन की में जाते हैं देने के लिए तो पता चलता है फिर वही चीज़ें। जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चे क्या करते हैं, इंटर के ही सिलेबस को जो है पूरी फिर 6 से इंटर की किताबों को लेकर के फिर उसी को वो 2 साल 3 साल 4 साल फिर रगड़ते हैं, एक एक पॉइंट को रगड़ते हैं। उसी कोचिंग को देने के लिए कोई कोटा जाएगा, कोई काकादेव कानपुर जाएगा, कोई इलाहाबाद जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। उसी चीज़ों को पढ़ने के लिए वो 4 साल 55 साल फिर रगड़ के तैयारी करते हैं। और जो बच्चे शुरू से ही उस चीज़ को, अपने सिलेबस को एकदम रगड़ डालते हैं कि नहीं मुझे ये पढ़ना है, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे एग्जाम पास करना हो, तो एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाते हैं और पता चलता है कि पास करते करते कहीं न कहीं उनका हो भी जाता है सिलेक्शन। और नहीं भी होता, 2.5 साल में कोई बात भाई तैयारी रहती है, बेस मजबूत रहता तो उनका सिलेक्शन कहीं न कहीं हो जाता। तो ये कहने का मतलब कि आत्मविश्वास उनका दृढ़ रहता है, तो जानकारी रहेगी तभी आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। तो उसकी कॉन्फिडेंस का अभाव अगर रहेगा तो आप नवाचार नहीं कर पाएंगे, शिक्षा में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है पहला प्रभाव।
किसी चीज़ को आप देखें तो पहला प्रभाव ही नहीं कहते, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले प्रभाव में आप किसी चीज़ को पसंद कर लिए, कुछ आप समझ गए कि ये मेरे बस की चीज़ है, अब मैं इसको कर डालूंगा, तो उसे आप तुरंत कर डालेंगे। अगर सोच लिए कि अरे यार नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो, तो फिर आप पता चला डगमगाए, यहाँ पहले ही डगमगाए तो पता चला कि आप उस चीज़ से डगमगाते। तो इस तरीके की मतलब ये होना चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, आप उस चीज़ की योग्य हैं कि नहीं है, उसके लिए भी आकलन जैसी योग्यता, क्षमता, अभिरुचि के आधार पर भाई मनोवैज्ञानिक होता है ना कि आप मनोवैज्ञानिक तरीके से उस चीज़ के लिए हैं, तो अगर आप उसको करने के लिए इच्छुक हैं, उसमें आपकी रुचि है, तो आप उसको करें, तन मन धन से करें। समाज का भय भी रहता है, समाज का भय भी रहता है। अब समाज का भय क्या होता है कि जैसे देखेंगे आपके भी समाज क्या कहेगा, लोग हंसेंगे, अन्य नहीं कहते हैं। अब तो जो लोग इस डर से हुए कि समाज हंसेगा, उस लोग कभी सफल ही नहीं होंगे। किसी ने कहा ना, जिस पे जग हंसा उसका घर बसा। तो हंसने की डर से मत डरिए। आज जो लोग आप पे हंसेंगे, कल आप सक्सेस हो जाएंगे तो वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, और लोग आड़ होंगे, अरे हम तो सोच रहे थे भैया कि होगा, कुछ ना कुछ होगा। और जब आप नहीं होते हैं तब वही लोग कहते हैं कि अरे पता नहीं क्या कर रहा था, हो इतना पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था कि खाली घूम रहा था, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा था। अब जब आप वही सफल हो जाते हैं तो कहते हैं हाँ बाबू, हम जान रहे थे कि तुम अच्छे हो, अच्छे बनोगे, हम जान रहे थे। तो इस तरीके से समाज की सोच जो है दोनों तरफ चलती है। आगे जाएंगे तो लोग कहेंगे कि लोफड़ है, पीछे रहेंगे तो लोग कहेंगे कि बेवकूफ़ है। तो उसकी डर से आप मत, जो आप काम करिए ईमानदारी से, उसमें आपके अंदर नैतिकता हो, ईमानदारी हो, ये सारी चीज़ें हो, और ये नहीं कि गलत तरीके का प्रयोग करें। अपने तन मन धन और लगन से, पूरे मेहनत से जो है किसी कार्य को करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कहने का मतलब ये है, समाज का भय ना हो। आपको कोई कार्य अच्छा कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की बातें हो रही हैं, तो फिर उसके भविष्य की आशा भी है, बाधा का काम करती है, जिसे होंगे कि नहीं होंगे, डर लगा रहता है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि भविष्य की डर से उनका वर्तमान भी खराब हो जाता है। तो आप अच्छा करें, ये मान के करें कि मेरा भविष्य अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि अरे यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। पता चला आज आप हुकुर फुकुर जी रहे हैं, कल होगा कि कुछ होगा कि नहीं होगा, पता चला पहले आप वो हो गए। जैसे एक आदमी था ना, वो कहा कि हम पूरा साल भर का राशन जुटा लिए, अब साल भर हमको कोई टेंशन नहीं है। जब जोड़ने लगा कि आज ये खाएंगे इतना, 365 दिन में 364 दिन का हुआ और एक दिन बच रहा था, तो कहा यार एक दिन तो भूखे सोना पड़ेगा। तो कहा कि एक दिन ऐसा भूसा खा लेते हैं, तो एक दिन भूसा खा लिया, पता चला मर गया। तो इस तरीके से भविष्य की आशा के लिए भी कुछ लोग हैं डर करके जो है नवा परिवर्तन नहीं कर लाते। हाँ, आप मेहनत से कार्य करिए, ईमानदारी से कार्य करिए। जैसे कहा भी गया है कि कर्म करिए, फल की इच्छा तो मिलेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके साथ सभी लोग अन्याय ही करेंगे। नहीं, कहते हैं जो अपना स्वयं कार्य करता है, ईश्वर भी उसका साथ देता है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि भाई भविष्य की आशा के डर से भी लोग जो है उस नवाचार नहीं कर पाते। नैतिकता, अच्छा नैतिकता देखें कि नैतिकता अच्छी भी है, लेकिन ज़्यादा नैतिकता जैसे लकीर का फ़कीर हो जाना, रूढ़िवादिता को एकदम मानना, समाज की परंपरा को एकदम मानना, समाज की आदत को एकदम मानना, जो चली आ रही है, बाप दादे से चली आ रही है, उस चीज़ को एकदम मानना, ये भी गलत है। तो ये भी गलत है। तो इस चीज़ को भी मान करके अगर करेंगे तो आप परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। अरे बाप दादा कर रहे तो वो परिस्थितियाँ कुछ और थी, हम आज परिस्थितियाँ कुछ और, हम कुछ और करेंगे। अब जैसे था ना, एक अंधा आंधी थे, दोनों अपन खाना बनाते थे, तो 4 रोटी वो खाता था, 4 रोटी वो आंधी खाती थी, 4 रोटी अंधा खाता था। तो उसमें होता था क्या कि अंधी 4 रोटी अपना लेके खा जाती थी, अंधा जब 2 ही रोटी पाता था, 2 रोटी बिल्ली खा लेती थी। तो एक दिन अंधा आंधी से कहा कि अरे तुम ये बताओ कि कै रोटी बनाती हो, मेरा पेट नहीं भरता। तो उन्होंने कहा 4 रोटी मैं आपको देती हूँ, 4 रोटी मैं खाती हूँ। तो उसने कहा कि मैं तो 2 ही रोटी पाता हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है, आप देख, ऐसे हाथ किए रहिए रोटी पे। देखा तो एक बिल्ली आके बिल्ली को पकड़ लिया। तो कहा कि ऐसा है कि अब तुम, जब मैं रोटी बनाऊँगी तो आप जो है थाली बजाना, टन 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 थाली बजाऊँगा। तो उसके बाद जो है उस दिन से रोटी बचने लगी, अंधा भी 4 रोटी खाने लगा, उसकी पत्नी भी यानी अंधी भी 4 रोटी खाने लगी। फिर धीरे धीरे दोनों के कुछ बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद फिर वो भी बड़े हुए। जब बड़े हुए तो उनकी भी बीवियाँ आईं। तो बीवियाँ आईं तो वो सब, जब बीवियाँ आईं तो जब वो रोटी बनाने गईं तो वो कहा कि क्या तुम रोटी बना रही हो? तो उसके हाँ। तो जब वो थाली बजा के बजाने लगा, कहा ये क्या करना है? कहा कि अरे बाबूजी थाली बजाते हैं जब मम्मी खाना बनाती हैं, तो वो भी थाली बजाने लगे। ऐसे उसके 4 बच्चे थे, चारों की बीवियाँ आई, चारों रोटी बनाती थी, तो चारों जो है ऐसे थाली बजाते थे। फिर उसके उन सबों के भी बच्चे हुए। जब बच्चे उन सबों के भी हुए तो वो भी
जो है जब शादियाँ उनकी हुई तो उन सबों के भी गए अपना जो है रोटी उन सबों की बीवियाँ बनाने जाती थी, ये सब भी थाली बजाना शुरू किए। जब थाली बजाना शुरू किया तो उसमें एक पढ़ी लिखी थी, उसने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, हैं? तो उसने कहा कि अरे ये ऐसा हमारे पिताजी करते थे। तो कहा कि क्यों करते थे, कहा कि चलो उसने पूछा जाए। तो गए पिताजी से पूछा तो कहा कि अरे तुम क्या पूछ रही हो, ऐसे ये तो हमारे पिताजी भी करते थे। तो उसके बाद तब तक ये अंधे अंधी जो बूढ़े हो चुके थे, एकदम बुजुर्ग हो चुके थे एकदम। तो गए सब पूछे कि बाबा ये आप क्यों करते थे, वो सब कहे पिताजी आप क्यों करते थे, पोते थे तो बाबा कहेंगे आप क्यों करते थे। तो वो सब कहें कि अरे यार तुम गधे कहीं के, हम लोग तो अंधे अंधी थे, इस वजह से थालियाँ बजाते थे कि बिल्लियाँ रोटियाँ न ले जा पाए, और तुम लोग तो आँख तुम्हें भगवान दिया, तुम क्यों जो थाली बजाते हो। तो यही चीज़ है कि जो पुरानी परंपरा यानी चली आ रही उस परंपरा को जब लोग मानने लगते हैं, वहाँ जो है एक तरीके से कहा जाता है ना लकीर का फकीर हो जाना। तो नैतिकता अच्छी है, समाज में परिवर्तन हो रहा है उस चीज़ को आप माने, एकदम उस चीज़ को ऐसा अंधभक्ति से मानने लगेंगे तो ये चीज़ गलत है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है सामाजिक परिवर्तन में या नवाचार करने के लिए जो है ये दिक्कत पैदा करती है। फिर उसके बाद असुरक्षा की भय रहता है, लोगों में असुरक्षा का भय रहता है कि भाई समाज से अलग हो जाएंगे, डर रहेगा, कोई हमारा साथ नहीं देगा, कहीं जाएंगे तो किसी के साथ नहीं रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लोग क्या कहेंगे, हैं लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, किसी झगड़ा होगी, मतलब सारी चीज़ें उनको अपना डर बना रहता है। ये तो उस तरीके से भी नहीं कर पाते हैं। फिर आदतें भी कुछ होती हैं, जैसे कुछ आदतें होती हैं जैसे संस्कार कर लीजिए, माँ बाप यही कर रहे थे तो हम भी यही करेंगे, वही जो उदाहरण में बताया ना, वो आदतें हो जाती हैं। निजी स्वार्थ में भी बहुत सारे लोग हैं जो निजी स्वार्थ के लिए भी उस कार्य को परिवर्तन नहीं लाना चाहते कि भैया हमसे क्या मतलब है, देश दुनिया से क्या मतलब, हम किसी समाज का ठेका लिए हैं। अगर यही चीज़ जो है चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह सोचे होते थे कि हमारा देश आज़ाद हुआ होता है। तो कुछ ही लोग जो परिवर्तन लाने के लिए सोचते हैं, परिवर्तन करते हैं, वो तो भी अपने स्वार्थ को छोड़ते हैं, अपने त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। तो जो भी परिवर्तन आपको लाना है, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना, पढ़ाई लिखाई संबंधी चीज़ें हैं, तो उसको करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। क्या करनी होगी, मतलब कि परिवर्तन लाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है समाज की व्यवस्था के अनुसार, समाज की परिवर्तन के हिसाब से आपको सोचना होगा, उसमें उसका परिवर्तन, अभिवृत्तियाँ जो हमारे सोच हैं, जो हमारे दृष्टिकोण हैं किसी के प्रति, ये सारी चीज़ें भी कहती है कि अरे ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, है ना, उनका हम आकलन कर लेते हैं, बड़े को बड़ा बड़ा कहते हैं, छोटे को छोटा छोटा। तो इस तरीके के उसके सामने बोल नहीं पाते। नहीं, जो सही है तो आप बोलिए, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, हैं टीचर है, टीचर गलत पढ़ा रहा है तो उसका विरोध भी कीजिए, सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो ये सारी चीज़ें हैं जो बाधा का काम करती हैं। फिर उसे अज्ञान जनित सामाजिक या क्रियात्मक बाधा, जैसे धार्मिक मूल्य और विश्वास। धार्मिक मूल्य और विश्वास भी हमारे समाज में, धार्मिक अगर कहा जाए तो धार्मिक जो व्यवस्था है कह लीजिए, यह भी परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी बाधा है। शुरू से ही हमारा देश कहा जाता है धर्म, एक तरीके से कई धर्मों का, जो जितना ज़्यादा धर्म हमारे यहाँ है और जितना ज़्यादा देवी देवता हमारे यहाँ शायद किसी देश में होंगे, अब इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ तो इतने इतने देवी देवता हैं कि मतलब कि कहा ही नहीं जा सकता। अगर कहा जाए कि जितने सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन कम पड़ जाएंगे उनके व्रत के लिए कि भैया जैसे सोमवार की ये देवता, मंगलवार की ये देवता, बुधवार की ये देवता, तो इस तरीके से कम ही पड़ जाएंगे। तो ये है कि ये भी है कि जैसे मान लीजिए अब ये भी है कि धार्मिक मूल्य, जैसे धार्मिक मूल्य पहले मनाया जाता है, जैसे माता माई निकल जाए तो माता माई निकल जाते हैं, हरी भैया जो है दवा मत करिए, माता माई निकल गई, या इस तरीके की बहुत सारी परंपराएं होती थी। कुछ इस तरीके से बीमारियां हो जाती थी तो लोग कहते थे अरे किसी देवी देवता के जाके करिए, वो ठीक कर देंगी, दवा मत लेने जाइए। तो वो चीज़ें जो है वो भी परिवर्तन लाने में वो थी, लेकिन उसको कुछ लोग किए, समाज में परिवर्तन हुआ, वो ना धार्मिक चीज़ें हैं। फिर कह रहा है कि मूल्य या लागत, मूल्य या लागत के डर से भी लोग डरते हैं कि भाई लागत लगाएंगे तो पता चलेगा होगा कि नहीं होगा। जैसे परिवार के लोग, समाज के लोग, अपना भी मन कहता है कि अरे यार क्या जाएगा फजूल खर्च करने, जब तक आप उसमें रिस्क नहीं लेंगे तब तक परिवर्तन होगा नहीं। तो इस सारी चीज़ें भी हैं। प्रसारण का अनुमान मुश्किल हो जाता है कि भाई, अनुमान भी लगाना मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या करेंगे, अच्छा करें कि इसका आगे चल कर के हमें सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी तुरंत ही रिजल्ट की जब करेंगे और तुरंत प्रशंसा की, तुरंत
उसकी चाहत की जब कामना करेंगे तो वो भी जो है परिवर्तन नहीं हो पाएगा। वैधता की समस्या, भाई वैधता की समस्या कि अच्छा है कि खराब है ना, ये सारी चीज़ें भी मन में असमंजस बना जा रहा था, पूरा जानकारी नहीं रहेगी तो उस चीज़ में भी दिक्कत बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें थी शिक्षा में नवाचार, जो समझे शिक्षा में बदलाव, शिक्षा में परिवर्तन। आज देख रहे हैं बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। अब तो हम लोग सोच रहे हैं कि 2020 जो नई शिक्षा नीति आ रही है, इसके आधार पर जो है, मैं इसके पहले एक टाइप पढ़ा चुका हूँ, नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो इतना परिवर्तन ला देगी कि आप समझ लीजिए कि होना भी चाहिए परिवर्तन। जैसे जैसे समाज बदलेगा वैसे जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।